नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने ईएमआरएस केबीएस पीजीटी हिंदी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक स्पेशल वीडियो लेक्चर तैयार किया हुआ है। इस उम्मीद के साथ कि आप में से तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी की तैयारी कर रहे होंगे, साथ में ईएमआरएस केबीएस में भी क्वालिफाई हुए होंगे। तो इसी सीरीज के अंतर्गत हमने प्रश्न नंबर 78 में प्रयोजन मूलक हिंदी कौशल परीक्षण प्रमुख पारिभाषिक शब्दावलियों पर आधारित प्रश्नों को संकलित किया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे कहानी और नाटक में अंतर, कहानी का नाट्य रूपांतरण या कविता का रूपांतरण, अनुभव लेखन, संगोष्ठी संचालन, स्वागत भाषण, उद्घोषणा, बाल साहित्य और लघु साहित्य। इस तरीके से आप देखेंगे कुल 10 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। हमने भले ही प्रश्न नंबर 78 दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसमें 10 प्रश्नों का संकलन हमने किया हुआ है, तो अंत तक जरूर आप देखेंगे। तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जैसे जो यूपी एलटी जीआईसी के सिलेबस को लेकर बैठे होंगे और उनको लग रहा होगा कि ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए, लेकिन व्यावहारिक रूप में हम देखें तो महत्वपूर्ण है। अगर वो देखते हैं, भले नोट्स न बनाए तो भी कहीं अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन आ जाए तो इसका उपयोग वो कर सकते हैं। कई बार हमने ये अनुभव किया हुआ है कि इधर-उधर की पढ़ाई भी काम में आ जाती है। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों पर हम बातचीत करते हैं। कहानी और नाटक में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी किसी भी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमने पहले ही गद्य विधाओं पर चर्चा कर ली है, तो यहाँ पर कहानी और नाटक में अंतर लिखिए। कैसे इसका उत्तर आप लिखेंगे? कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है। नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। मंच सज्जा होती है, संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है। समझ गए आप यहाँ पर? कहानी कही जाती है। बचपन के दिनों में लोग कहानी, जिसको कि हम सभी कहानी के नाम से जानते हैं, या फिर पढ़ी जाती है। कहानी का पाठ किया जाता है, जैसे कविता का पाठ किया जाता है वैसे ही कहानी का भी पाठ किया जाता है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार काशीनाथ सिंह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कहानी का पाठ कैसे किया जाए इस विषय पर बोल रहे थे। आमतौर पर हम सभी कविता का पाठ करते हैं, लेकिन कहानी का पाठ कैसे होना चाहिए, तो इन्होंने अपनी 2-3 कहानियों का वहां पर पाठ किया हुआ था। ठीक है। नाटक का संबंध रंगमंच से है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मंच प्रस्तुत किया जाता है, अभिनेता द्वारा अभिनय प्रस्तुत किया जाता है या फिर अभिनय प्रस्तुत करते हैं, मंच सज्जा होती है, संगीत का प्रयोग किया जाता है इसमें, और प्रकाश की व्यवस्था होती है। यदि आप सभी ने कभी नाटक या प्ले देखा होगा तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही। समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है। चाहे आप कहानी पढ़िए, उसमें कोई ना कोई एक कथा चल रही है। नाटक पढ़ेंगे, उसमें भी एक कथा चल रही है, कहानी चल रही है। उसमें पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है। तो पहले हमने अंतर बता दिया, ठीक, लेकिन कुछ समानताएं भी, उसका भी जिक्र यहाँ पर हमने कर दिया। मतलब समता और विषमता दोनों का जिक्र कर दिया, यानी कि आपका उत्तर एकदम से संतुलित है, बैलेंस्ड। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं। यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है उतना संभवतः कहानी में नहीं। जैसे कफन कहानी है, अंधा युग क्या है? नाटक है। तो उदाहरण के माध्यम से भी आपने बता दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कहानी और नाटक में अंतर लिखने के लिए आएगा तो आप आराम से इसका उत्तर
लिख लेंगे। और साथ में अगर मान लीजिए इंटरव्यू इत्यादि देने जाते हैं और कोई आपसे सवाल पूछ लेता है, तो वहां पर भी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रख लेंगे। अगला प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे किया जाता है? मान लीजिए नाटक का तो मंचन हो जाता है, लेकिन कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि एक तरीके से ये आप देखेंगे कि क्रिएटिव क्वेश्चन है। आप सभी ने पढ़ा होगा सिलेबस में, ठीक है, लेखन कौशल, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावनाएं हैं। अगर आप किसी कहानी का रूपांतरण कर रहे हैं, तो उसकी क्या संभावनाएं हैं, अगर रंगमंच पर उसको प्रस्तुत करना पड़े तो कैसे किया जा सकता है। तो कुछ बिंदुओं पर हम विचार कर सकते हैं। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। यानी अगर आप किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण करने जा रहे हैं, तो कहानी की जो विषय वस्तु है उसको देखेंगे, समय और स्थान कि कहाँ कितने समय में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है और कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। नाटक की एक खास विशेषता ये होती है कि इसमें अंक तो होते हैं, साथ में दृश्य भी होते हैं। तो दृश्यों को आप लिख सकते हैं कि फला दृश्य किसके किसके बाद आएगा। जैसे मुझे याद आता है कि राग दरबारी जो उपन्यास है, इसमें इसको नाट्य रूपांतरित किया गया था रंगनाथ की वापसी। इसमें जो एक पात्र है रंगनाथ, इसके नाम से राग दरबारी उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया गया। कहानी का ही नहीं, उपन्यास का भी नाट्य रूपांतरण होता है। जैसे आप लोगों ने यूजीसी नेट की तैयारी करते समय महाभोज नाटक भी पढ़ा होगा और उपन्यास भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसका उदाहरण है। तो दृश्यों में आप लिख लेते हैं। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हों। जैसे आपने एक कहानी पढ़ी होगी तीसरी कसम, ठीक है, उर्फ मारे गए गुलफाम। इस कहानी पर फिल्म भी बनी। कई बार जब कोई फिल्म बनाता है या फिर उसका नाट्य रूपांतरण करता है या फिर सिनेमा में उसको बदलता है, तो अपने अनुसार उसके संवादों को लिखता है। हर्षनाथ रेणु ने एकदम से उन्होंने बोल दिया था कि कोई बदलाव नहीं करना, जैसा हमने लिखा है वैसा ही आपको करना है। मान लीजिए आप बदलाव भी करते हैं तो जो संवाद है वो कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हैं। ये पता चले कि कोई टेक्स्ट पढ़ेगा, कहानी में कुछ अलग कहा गया है और उसके नाट्य रूपांतरण में कुछ अलग कहा गया है, तो फिर वो ठीक रूपांतरण नहीं हो। तो मेल खाना जरूरी है। दूसरी बात है कि यह कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो, एकदम उसके उद्देश्य से, कहानी के उद्देश्य से मिलता जुलता हो। तीसरी बात जो वह यह है कि संवाद हो छोटे हों, प्रभावशाली हों और बोलचाल की भाषा में। प्रिय विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी यूपी एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे होंगे, वीडियो को स्किप करके शॉर्ट वीडियो देख रहे होंगे, इधर उधर प्रसन्न होंगे, उनको लग रहा होगा कि आज का वीडियो लेक्चर तो सर EMRS के लिए बनाए हुए, लेकिन ये पॉइंट आपको कोई बताने वाला नहीं है। आप लाखों रुपए देकर कोचिंग में एडमिशन ले लें तो भी नहीं बता पाएगा। सिर्फ ये नाट्य रूपांतरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जो आपके उत्तर होंगे वो भी क्या होंगे, यहां पर जैसे इसकी विशेषता बतलाई गई है वही आपके उत्तर लेखन की भी विशेषता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए, बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। कभी कभी विद्यार्थी फोन कॉल इत्यादि करके बताते हैं कि सर मैं बहुत खतरनाक भाषा का प्रयोग करता हूं और एकदम क्लिष्ट संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करता हूं, क्या यह प्रभावशाली होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। उम्मीद है कि मेरी
बातों को और संकेतों को आप अच्छे से समझ लिए होंगे कि ज्यादा लिखने की जगह पर आप कम लिखिए, 2 लाइन कम ही लिखिए, लेकिन वो प्रभावशाली हो, यानी कि टू द पॉइंट हो और आम बोलचाल की भाषा में। आप अपने उत्तर में विश्लेषणात्मक जो क्षमता है उसका भी प्रयोग करते रहे। तो देखिए, हम बता रहे थे नाट्य रूपांतरण के दृष्टिकोण से, लेकिन ये जो वाक्य है ये आपकी लेखनी के दृष्टिकोण से, मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। समझ गए होंगे आप, तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तारतम्य बनाए रखना बहुत कठिन होता है। कहानी में लंबे लंबे संवादों को आप कुछ देर तक ठहर कर पढ़ सकते हैं, लेकिन मंच पर एक तो जो अभिनेता है उसको बोलने में दिक्कत होगी, हो सकता है कि आप वो संवाद को ही भूल जाए, तो तारतम्यता बनाना कठिन हो जाता है। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। छोटे छोटे संवाद रहेंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा प्रभावशाली होंगे। स्थानीय रंग में संवादों को रंग कर चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है, ठीक है। ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध होते हैं। नाट्य रूपांतरण में ध्वनि का काफी महत्वपूर्ण रोल है। जैसे आप सभी ने आषाढ़ का एक दिन नाटक जरूर पढ़ा होगा, तो उसमें जैसे बारिश हो रही है, उसकी बूंदें गिर रही हैं टप टप, और घोड़ों की आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो घोड़े चल रहे हैं तो उनके पैरों से जो आवाज आ रही है उसकी भी ध्वनि पकड़ने की कोशिश नाटककार ने किया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप लोगों को याद आ गया होगा। या फिर अंधा युग आप पढ़ेंगे तो जो युद्ध की तस्वीर है, या फिर कैसे वहां पर गिद्धों का झुंड आ रहा है तो आवाज करते हुए जा रहा है, तो उसी तरीके से ध्वनि आपने देखा होगा नाटक, मेरी बात को अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और इसकी लाइटिंग की व्यवस्था पीछे होती है, भले नाटक चलता है आगे, लेकिन सब चीज इधर फिक्स रहता है, यहां से फोकस किया जाता है जिसपे भी फोकस करना हो, ठीक है। नहीं देखे होंगे तो जब दोबारा आप कभी नाटक देखने जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। और हमारी कोशिश रहती है कि सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक रूप में भी आप उसको कहीं न कहीं देखते रहिए कि हाँ, जो हमने पढ़ा था वो कितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो नाट्य रूपांतरण में ध्वनि और प्रकाश का भी काफी रोल है। अगला प्रश्न है, कहानी का कविता में रूपांतरण कैसे किया जा सकता है? बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि कहानी का काव्य रूपांतरण कैसे किया जा सकता है। कहानी का कविता में रूपांतरण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसमें कहानी की मूल घटनाएं, पात्र और भावों को संक्षिप्त करके लय, छंद और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। जहां पर लय की बात होगी, छंद की बात होगी और प्रतीक की बात होगी, बिंब की बात होगी, तो वहां पर आप देखेंगे कविता के गुण को बताया जा रहा है या फिर कविता के बारे में बातचीत की जा रही है। तो जब कहानी का कविता में रूपांतरण किया जाएगा तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, सृजनात्मक, क्रिएटिव होके जो कहानी की मूल घटनाएं, पात्र हैं और पात्रों के भावों के अनुसार लय, छंद और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें कहानी का भाव गहन और प्रभावशाली बनता है, जबकि विस्तार कम हो जाता है। कहानी में आप देखेंगे लंबा चौड़ा रहेगा, और फिर बाद में अगर इसका काव्य रूपांतरण हो जाएगा तो उसका जो विस्तार है वो कम हो जाएगा। जैसे आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, वो 7 कांडों में, लेकिन वही राम की शक्ति पूजा लंबी कविता के रूप में है। पूरा वहां पर एक तरीके से जो राम के मनोभाव हैं रामचरितमानस के कुछ कांडों में दिखलाई देते हैं, यहाँ राम की शक्ति पूजा में पूरा ही पूरा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा जो है वो कथा वस्तु को काव्यात्मक रूप में उसमें प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुभवों के आधार पर लेखन से क्या तात्पर्य है? अनुभवों के आधार पर लेखन से क्या तात्पर्य है? आप देखेंगे कि लेखन का सीधा संबंध अनुभव से है। कोई भी लेखन हो बिना अनुभव के नहीं हो सकता। लेखक अपने अनुभव से अलग अलग विधाओं में लेखन कार्य करता है। लेखक कविता, कहानी,
उपन्यास, यात्रा साहित्य आदि के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों पर विचार करता है। आत्मकथा को निजी जीवन के अनुभव को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम माना जा सकता है। दलित और स्त्री आत्मकथाएं इसके उदाहरण के तौर पर देखी जा सकती हैं। तो छोटे में टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो आप आराम से लिख लेंगे, क्योंकि ईएमआरएस और केबीएस के सिलेबस में ये सब दिया गया है। और आप देखेंगे कि वहां 4 नंबर के आसपास में आपके क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के। तो 50 से लेकर 75 शब्दों के बीच में आपको अपना आंसर लिखना है। तो आपने पूरा देखिए, छोटे छोटे वाक्यों का हमने प्रयोग किया और वो सारी चीजें इसमें हमने समाहित कर दी जो प्रश्न के उत्तर में होना चाहिए। अगर आत्मकथा की बात करें, हम तमाम विधाओं की बात कर सकते थे, लेकिन आत्मकथा में सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो अनुभव है। हम सभी मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी के रूप में चिंतनशील है, लेकिन सबके अनुभव अलग अलग हैं। आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल से जुड़ने का भी सबका अनुभव अलग अलग है। आप प्रभावित होते हैं। कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आज 4 साल 5 सालों से मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आज कमेंट करने से अपने को नहीं रोक पाया। यानी कि उस दिन का लेक्चर उस विद्यार्थी को ज्यादा प्रभावित किया, वो उसका अनुभव रहा। और तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये मानते हैं कि हमारे कमेंट से पढ़ाने वाले शिक्षक का मनोबल बढ़ता है, तो वो कमेंट करते हैं। तो सभी का तो हम आभार व्यक्त करेंगे। बाकी मैं चाहूंगा कि आप सभी एकदम से बेफिक्र होके अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे बहुत समय निकालकर, कीमती समय निकालकर लिखते हैं कि सर पीडीएफ मिलेगी कि नहीं। पीडीएफ बिल्कुल नहीं मिलेगी। बस हमारी कोशिश है कि आपका नाम पीडीएफ में हो, आप अपने से बनाइए। तमाम विद्यार्थी जो पीडीएफ करते थे धीरे धीरे नोट्स बना के भेज रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हमने माफी के साथ उनसे कहा था कि मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। अगर पीडीएफ ही देना रहता तो इतना कमर कस के मैं आप सभी को नहीं पढ़ा पाता। ठीक है, तो चीजों को आप समझिए और अपने हाथों को जरूर चलाइए। तो अनुभवों के आधार पर मैं अनुभव को ध्यान में रखते हुए बताया कि यहाँ पर भी सबका अनुभव अलग अलग है। इस चैनल के बारे में सब लोग अपना अलग अलग विचार रखें। और जब आप आत्मकथाएं लिखेंगे, मान लीजिए आप सभी सफल हो गए, सफल हो जाएंगे तो सबकी सफलता अलग अलग है। कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता हुआ पाया जाएगा, कोई लाइब्रेरी में 24 घंटा रहता था, कोई बहुत दिनों से सेविंग नहीं किया हुआ था, कई लोग साधु का रूप धारण कर लिए थे। अब ये मैं नहीं बोलूंगा कि कोई बहुत दिनों से स्नान नहीं किया था। तो सबका अलग अलग है। चूंकि जेएनयू में इस तरीके के बहुत लोग मिलते थे, जब सेलेक्ट होते थे तब उनका रूप एकदम बदल जाता था। लोग बोलते थे कि ये इतना मेहनत किया। कुछ लोग, वहां धवलपुर हाउस है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, नहीं देखा हो तो कुछ लोग जगह छेक कर बैठते हैं और पूरी किताबों की एक लंबी श्रृंखला इस तरीके से बना देते हैं और दिन रात उसी में पढ़ते हैं। और जो मेहनत करता है वो कभी न कभी सेलेक्ट होता ही है। तो सबका अपना अलग अलग अनुभव रहा है। ठीक है, चीजों को आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, ईमेल लेखन से क्या तात्पर्य है? ये भी व्यवहारिक तरीके का प्रश्न है और ईमेल से हम सभी का कहीं कहीं जुड़ाव है। ठीक है, तो ईमेल लेखन से क्या तात्पर्य है? यह संचार और संदेश का तीव्र माध्यम है। अगर ईमेल के दृष्टिकोण से देखें तो जो चीजें हम पहले चिट्ठी में लिखा करते थे, अब ईमेल के माध्यम से हम प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, और तुरंत सेकंड भर भी नहीं लगता है संदेश पहुंचने में और संचार होने में। ईमेल लिखते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संबोधन उपयुक्त तथा सम्मान सूचक हो। ईमेल उच्च अधिकारी को लिखते समय पदनाम का प्रयोग करना उचित होता है तथा सहयोगियों एवं अधीनस्थों को लिखते समय नाम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उचित सम्मान तथा विनम्रता का भाव अवश्य होना चाहिए। ये कुछ खास विशेषताएं हैं कि जब अपने अधिकारियों को आप ईमेल लिखेंगे तो उसका पैटर्न अलग होगा, जब आप अपने मित्रों के बीच में ईमेल लिखेंगे तो उसका पैटर्न अलग होता है। ईमेल 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक ईमेल, औपचारिक ईमेल। अनौपचारिक ईमेल जैसे मित्रों तथा परिवार के सदस्यों को प्रेषित किए जाते हैं, जबकि औपचारिक ईमेल उच्च अधिकारियों को, शासन आदि को प्रेषित किए जाते हैं। अनौपचारिक ईमेल में प्रेषक अपने लेखन तथा प्रारूप के नियमों का निर्धारण स्वयं करता है, जबकि औपचारिक मेल में निर्धारित नियमावली का पालन करना
अनिवार्य होता है। औपचारिक ईमेल में भाषा तथा व्याकरण संबंधित त्रुटियों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। चूंकि हम सभी हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं, तो हमें इस तरीके का औपचारिक ईमेल लिखने का बहुत मतलब अनुभव नहीं होता है। जो लोग व्यावसायिक कोर्स में होंगे, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, उनके लिए औपचारिक ईमेल ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी हम सभी अनौपचारिक ईमेल का ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं। सर, आपका नोट्स मिलेगा कि नहीं? आपका हमने बहुत मेहनत से ईमेल खोजा हुआ है, प्लीज सर आप देख लीजिए। इस टाइप का हो गया। तो ये हम लोग अनौपचारिक ईमेल करते रहते हैं। ठीक, तो ईमेल पर लिखने के लिए आएगा, तो उम्मीद है कि आप आराम से लिख लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कुछ जो नए टॉपिक्स थे उनको पढ़ा और जब समझा तो मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों को समय रहते हुए बता देना चाहिए, क्योंकि वो काफी विश्वास करते हैं और इंतजार भी करते हैं। अगला प्रश्न है, संगोष्ठी संचालन से क्या तात्पर्य है? जैसे ही मैंने बोला संगोष्ठी संचालन, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर आ गया होगा और आपने कभी न कभी भागीदारी भी की हो। तो संगोष्ठी संचालन का मुख्य विषय किसी बौद्धिक, साहित्यिक या शैक्षणिक कार्यक्रम से जुड़ा है। इसका संचालन किसी संचालक द्वारा सुव्यवस्थित, संतुलित, प्रभावशाली ढंग से किया जाता है, जो वक्ताओं, विषय और श्रोतागण को आपस में जोड़ता है। संगोष्ठी यानी किसी कार्यक्रम का संचालन करना, और वो कार्यक्रम कैसा हो? बौद्धिक, साहित्यिक स्तर का हो या फिर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हो। और जो संचालक होता है उसकी अहम भूमिका होती है। एक तरीके से क्या होता है? सूत्रधार होता है। वो कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाता है और सामने जो वक्तागण है उनका भी ख्याल रखता है। बीच बीच में शेरो शायरियां भी करता है। और जो वो है श्रोतागण है, श्रोतागण और वक्तागण दोनों को प्रोत्साहित भी करता है और कई बार तो ताली इत्यादि बजाने का आग्रह भी करता है। आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा और हुआ। तो यहाँ पर वक्ताओं, विषय और श्रोतागण को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? संगोष्ठी संचालक करता है, संचालन करते समय। संचालक का दायित्व, कई दायित्वों को हमने यहाँ पर बताया है। पहला कि विषय की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों को स्पष्ट करना, कि किस विषय पर बात हो रही है और उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, क्यों उस विषय का चुनाव किया गया और फिर उसका उद्देश्य क्या है। सभी वक्ताओं का संक्षिप्त एवं सारगर्भित परिचय प्रस्तुत करना। आपने सुना होगा कि कार्यक्रम शुरू हो गया है, 4 वक्ता ऐसे बैठे हुए हैं, संचालक यहाँ से कर रहा है, इधर सब श्रोतागण बैठे हुए हैं। खूब बड़ी बड़ी बातें हर वक्ता के बारे में कही जाती हैं और उस दिन तो वक्ता एकदम ईश्वरीय गुण धारण करके बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि क्या मैं सच में ही वैसा हूं जैसा संचालक बता रहे हैं। और फिर इसमें बड़ा मनोरंजन भी हो जाता है कई बार। तो सभी वक्ताओं का संक्षिप्त, यहाँ पर संक्षिप्त बताया गया लेकिन कई बार विस्तृत हो जाता है। सारगर्भित परिचय प्रस्तुत कराना संगोष्ठी संचालक का काम है। समय प्रबंधन का ध्यान रखना। कई संचालक जो होते हैं संगोष्ठी खराब करवा देते हैं अगर वो समय प्रबंधन का ध्यान नहीं रखते हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार आप देखते हैं कि शुरुआत के जो वक्तागण हैं 2-2 घंटे तक बोल रहे हैं, वो भी फालतू चीजें बता रहे हैं कि मैं ऐसे आया, वैसे आया, मेरे साथ ये हुआ, जबकि टू दी पॉइंट वो बात नहीं कर रहे। और शुरुआत के 2-3 लोगों को ज्यादा मौका मिलता है, फिर बाद में लोगों से कहा जाता है कि सर बस 5 मिनट आपके पास है और 5 मिनट से ज्यादा नहीं। फिर आप देखते हैं कि असंतुलन पैदा हो जाता है। तो समय प्रबंधन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। विषय की समुचित जानकारी रखना। आज जिस विषय पर कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखना। अगर उस विषय पर समुचित जानकारी नहीं है तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हमने आप सभी को शब्द शक्ति के बारे में पढ़ाया हुआ था। अभी हाल फिलहाल में एआई का बहुत क्रेज है, बहुत सारे बातों को आप सुन रहे होंगे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम भी आपने सुना होगा। तो वहां पर अर्थ का अनर्थ और समुचित जानकारी न होने की वजह से क्या से क्या हो गया, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना है, विषय की समुचित जानकारी होनी बहुत जरूरी है। भाषा की शुद्धता, शैली की सरलता तथा व्यवहार की शालीनता रखना जरूरी है संचालक को। तो कैसे वो बोल रहा है, पता चला कि हर बार में वो गलत ही बोल रहा है, किसी को भी मंच से डांट दे रहा है, ये सब नहीं। ठीक है, कई बार हमने देखा है अच्छे संचालक कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो लोग बताते भी।
श्रोतागण को प्रोत्साहित करना। कई बार क्या होता है कि कई वक्तागण बोरियत वाले आ जाते हैं, तो लोग उबासी लेना शुरू करते हैं, कोई इधर ऐसे कमर टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, कोई कुछ। तो यहाँ पर पैनी नजर रखते हैं संचालक, और उनको आभास हो जाता है कि जो श्रोतागण हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, उनको कैसे इस कार्यक्रम से हमें जोड़ना है, कनेक्ट करके रखना है। तो बीच बीच में कुछ कार्यक्रम के बारे में या फिर शेर व शायरी के माध्यम से लोगों में ऊर्जा भरे रहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो ये है संगोष्ठी संचालन से क्या तात्पर्य है। पूरे पॉइंट्स को हमने रख दिया। अगला प्रश्न है, स्वागत भाषण से क्या तात्पर्य है। इसका भी संबंध कार्यक्रम से ही संबंधित है। कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें अलग अलग मेन्यू बनाए रहते हैं उसमें कि कब कब क्या करना है। तो स्वागत भाषण से क्या तात्पर्य, ये बात है। स्वागत भाषण का तात्पर्य किसी भी कार्यक्रम, सभा या सम्मेलन की शुरुआत में दिया जाने वाला एक संक्षिप्त और औपचारिक अभिवादन से। खासतौर से स्वागत भाषण उनका होता है जो उस कार्यक्रम के एकदम मुख्य कर्ता धर्ता होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में, तो कॉलेज में स्वागत भाषण प्रिंसिपल द्वारा दिया जाएगा, या यूनिवर्सिटी में आप हैं तो कुलपति द्वारा अपने अतिथियों के स्वागत के रूप में औपचारिक उनका अभिवादन किया जाता है कि आप लोग आए हैं, उम्मीद है कि इससे संस्था आगे बढ़ेगी और जो भी यहाँ के लोग हैं उनको कोई न कोई नया मार्गदर्शन मिले। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य अतिथियों और दर्शकों का स्वागत करना है, उन्हें सहज महसूस कराना, कार्यक्रम का माहौल बनाना और आयोजन के उद्देश्यों को प्रस्तुत करना होता है। तो स्वागत भाषण भी एक कला होती है, स्वागत करना। तो इससे भी आपको सीखना है। मैंने शुरू में ही कहा कि भले यूपी एलटी जीआईसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप सेलेक्ट होकर जाएंगे तो इन्हीं सारी चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप देखे रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे आपको संचालन करने का मौका मिलता है तो कैसे करेंगे, समय प्रबंधन का ध्यान जरूर रखेंगे, और अगर आपको स्वागत करना होगा तो कैसे करेंगे। स्वागत केवल स्वागत नहीं होता है कि पुष्प गुच्छ आपने दे दिया, बुके दे दिया और हो गया। आपको मुख्य अतिथियों दर्शकों का स्वागत करना है पूरा एकदम ऊर्जा के साथ, उनको सहज महसूस कराना है कि आप लोग इतना दूर से आए हैं तो आप ही के लिए कार्यक्रम हो रहा है इस टाइप से, और फिर माहौल बनाना, ठीक है, अपनी उपलब्धियों को बताना, संस्था की उपलब्धियों को बताना जो भी है, और आयोजन क्यों कराया जा रहा है इसके उद्देश्य को प्रस्तुत करना स्वागत भाषण के अंतर्गत आता है। उद्घोषणा, उद्घोषणा से ऐसा लग रहा है कि जैसे हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और कोई सूचना आती है तो ऐसा लगता है कि घोषित किया गया, ठीक है, तो उसी से जुड़ा हुआ है। उद्घोषणा का तात्पर्य किसी महत्वपूर्ण बात, सरकारी आदेश और सूचना को सार्वजनिक रूप से आधिकारिक तौर पर बताना। यह सरकार, प्रशासन या किसी उच्च अधिकारी द्वारा जनता को सूचित करने के लिए जारी किया गया लिखित या मौखिक संदेश होता है, जिसे कानूनी रूप से भी मान्यता प्राप्त हो सकती है। उद्घोषणा मतलब कोई चीज जब घोषित की जाती है तो उसको हम उद्घोषणा के तौर पर जानते हैं। लेकिन जब आपको 50 से 75 शब्दों के बीच में लिखना होगा तो कैसे आप लिखेंगे, उसके पूरे प्रारूप को हमने बता दिया। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य से क्या आशय है। हमने हिंदी साहित्य पढ़ा, अंग्रेजी साहित्य, जितनी भाषाएं हैं सभी साहित्य के बारे में हमने जानकारी ली, दलित साहित्य को भी हमने पढ़ा, स्त्री साहित्य को भी पढ़ा। ये बाल साहित्य का, इसके शीर्षक से ही ऐसा लग रहा है कि ऐसा साहित्य जो बच्चों पर आधारित, बच्चों के दृष्टिकोण से, उनके मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है, बाल साहित्य कहलाता है। बाल साहित्य लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन है। नारायण पंडित ने पंचतंत्र नामक पुस्तक में कहानियों में पशु पक्षियों को माध्यम बनाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान की। कहानियों को सुनना तो बच्चों की सबसे प्यारी आदत है। कहानियों के माध्यम से ही हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बच्चों को पशु पक्षियों से, क्योंकि आप हम सब कभी न कभी बच्चे रहे होंगे और बच्चों के बीच में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर उनको आप मोबाइल भी देंगे तो वो गाय या फिर हाथी, ठीक है, गधा, इन सब का ही देखते हैं, कार्टून जिसको हम कहते हैं। हम सब भले इधर उधर का वीडियो देखते हैं, लेकिन उन लोगों को इन्हीं से मतलब है। कोई खरगोश और कछुए की कहानी सुन रहा है, कोई वो कहानी है
घोड़ा वाली जो कहानी है, ठीक है, वो एक मुझे गाना नहीं याद आ रहा है, नानी वाला जो एक गाना है, आप लोगों को याद आ गया होगा, तो वही सब सुनते हैं, लकड़ी का घोड़ा ऐसे करके। तो उन लोगों को पशु पक्षियों के माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, उसमें चीजें बहुत बदली हुई हैं। अब हमारे लिए सब कुछ मोबाइल है, लेकिन मुझे याद आता है कि हम कहानी अपनी दादी से खूब सुनते थे। मैंने कई बार इसका जिक्र किया हुआ है, उनके पास कहानियों का भंडार था। नानी के पास तो उतना मैं नहीं रहा, लेकिन दादी के साथ मैंने काफी कहानियों को सुना, और कहानी सुनते सुनते मैं सो जाता था। और हर एक महीने के बाद मैं बोलता था कि दादी जो बहुत पहले कहानी सुनाई थी, उसको थोड़ा फिर से रिवाइज करो। और मेरे दिमाग में जैसे लोहे में जंग लग जाता है, वो दृश्य पता नहीं क्यों आता था। मैं बोलता था कि इसका मूर्छा छुड़ा दो। मैं उससे बोलता था तो बहुत खुश होती थी वो, और वो सुनाती थी, बहुत कहानियां सुनाती थी। बहुत लोग आज भी हैं जो कहानियां सुनाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। कहानियां सुनाते सुनाते कभी तो वे हमें परियों के देश ले जाती थी, बीच बीच में वो लोग गाती भी थी। तो कभी सत्य जैसी यथार्थवादी वाली बातें सिखा जाती थी। साहस, बलिदान, त्याग और परिश्रम ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, और ये सब गुण हमें अपनी माँ के हाथों ही प्राप्त होते हैं। हालांकि यहाँ पर मम्मी के साथ जोड़ा गया है, लेकिन कई बार दादियों ने भी अपने पोतों नातियों का बहुत खूब मनोरंजन किया है कहानियों द्वारा। बच्चे का अधिक से अधिक समय तो माँ के साथ गुजरता है। माँ ही उसे साहित्य, आजकल की माताएं ज्यादा अपने बच्चों को छोड़ती नहीं है, मैंने कई माताओं को देखा है। उनको लगता है कि वही इनको शिक्षित कर पाएंगी, तो देखना चाहिए। साहित्य तथा शिक्षा संबंधित जानकारी देती हैं, क्योंकि जो हाथ पालना में बच्चे को झुलाते हैं, वे ही उसे सारी दुनिया की जानकारी देते हैं। और हम लोगों के बीच में एक खास कहानी प्रचलित रही है, कछुए और खरगोश की कहानी, कि कैसे खरगोश बहुत आगे निकल गया था, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के कारण जीत कछुए की हुई। मतलब खरगोश हार गया और जीत किसकी हुई? कछुए की हो गई। तो ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, और बच्चे भी बच्चों को सुनाते हैं, और दादी नानियां या फिर मम्मियां तो सुनाती ही हैं। तो ये है बाल साहित्य, यानी कि उसमें कौतूहलता भी हो, उसमें मनोरंजन भी हो, उसमें कोई ना कोई शिक्षा भी हो, और वो मनुष्यों के माध्यम से नहीं, बल्कि पशु पक्षियों जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो, उन्हीं के माध्यम से सुनाया जाता है। तो ये है बाल साहित्य। तमाम रचनाकारों ने लिखी हुई है। जैसे मैं पढ़ रहा था मार्कंडे पर, जब एमफिल में कर रहा था, तो इन्होंने भी बाल साहित्य काफी लिखा हुआ। और वर्तमान दौर में भी बाल पत्रिकाएं बहुत सारी निकलती हैं, जैसे आपने पढ़ी होगी चंपक और क्या क्या, ठीक है। तो ये है बाल साहित्य, आप समझ गए होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। लघु कथा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि लघु कथा की विशेषताओं को लिखिए। हमने कथा तो सुना, लेकिन ये लघु कथा क्या है? लघु कथा कहानी का छोटा रूप है, लेकिन पाठक के मन पर इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। जैसे एक पुस्तक आप पढ़ेंगे, जीत आपकी, पता नहीं आप लोगों के पास होगी कि नहीं, क्योंकि हमने बहुत पहले इस किताब को खरीद लिया था। मैं पढ़ता था जब खुद डिमोटिवेट होता था, तो इस किताब को हम पढ़ते थे, जीत आपकी। उसमें बहुत सारी चीजों को बताते बताते बीच बीच में छोटी छोटी कहानियां लिखी रहती थी, ठीक है। आप सभी के पास होंगे तो एक बार जरूर पलट कर आप देखेंगे। वो लघु कथा का रूप है। अब उन कथाओं के माध्यम से पाठक के मन को मतलब उस तरफ ले जाया जाता था, मोटिवेट करने की कोशिश की जाती थी। इसका बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है। कहानी की तुलना में लघु कथा लिखना अधिक श्रम साध्य है। जाहिर सी बात है, आप सभी भी पूछते हैं कि संक्षेप में कैसे लिखा जाए। लंबा चौड़ा तो कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, बोल सकता है, लेकिन संक्षेप में ठोस तरीके से लिखना भी क्या है, कठिन काम है। लघु कथा के प्रमुख गुण है कि उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, सूक्ष्मता होनी चाहिए, और सांकेतिकता होनी चाहिए। कहानी की तरह लघु कथा में वर्णन और विवरण का अवकाश नहीं होता कि आप खूब विस्तार से किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं, बल्कि संकेत और व्यंजना से काम चलाया जाता है। हमने शब्द शक्तियों को पढ़ा दिया है, आपने समझ लिया होगा कि कैसे व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है। लघु कथा का सौंदर्य उसकी अपनी शैली, बनावट, कसावट, कथ्य और शिल्प
में निहित होता है। तो लघु कथा कई बार हम सभी ने अखबारों में भी पढ़ा है, लघु कथा कई लोग लिखते रहे हैं। हाल फिलहाल में लघु कथा से संबंधित एक नई विधा शुरू हो गई है, लप्रेक, लघु प्रेम कथा, लघु प्रेम कथा या फिर कथाएं, जिसको कि हम लप्रेक कहते हैं। और एक पुस्तक आई जो रवीश कुमार करके, आपने पत्रकार का नाम सुना होगा, उनकी पुस्तक है इश्क में शहर होना। इसमें आप देखेंगे छोटी छोटी सारी चीजें जो हमने विशेषताएं लघु कथा की बतलाई इसमें है। तो उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने 10 प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया है, इस उम्मीद के साथ कि एक बैठक में आप वैविध्य तरीके से इन प्रश्नों को एक जगह समझ लेंगे और लिख लेंगे। तो उम्मीद है कि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होंगे, आपने शुरू से अंत तक देखा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।